हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गुजरात बोर्ड कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है भारत कृषि, अर्थात विद्यार्थी मित्रों इस चैप्टर में हम भारत के कृषि के बारे में विगतवार चर्चा करेंगे, जानेंगे कृषि के बारे में। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिले। ओके, और हिंदी माध्यम के लिए हमारा यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर सर्वश्रेष्ठ चैनल है, जो आपके लिए आपकी हर एक परीक्षा में एग्ज़ाम टाइम की तैयारी के समय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो चलो हम इसी के साथ चालू करते हैं भारत कृषि चैप्टर नंबर 10। प्राचीन काल से ही कृषि भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति रही है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, आज से नहीं, देखा जाए इतिहास से देखो, प्राचीन समय से ही भारत के लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति कृषि बनी रही है। अर्थात भारत के लोगों को अलग अलग तरह से कृषि रोजगार देती है, लोगों का घर कृषि द्वारा चलता है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही रहा है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, कृषि यह भारत का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है भाया। कैसे कि आप समझो कि अर्थतंत्र के 3 क्षेत्र हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक माध्यमिक क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र। माध्यमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र के ऊपर ही निर्भर है। अगर कृषि नहीं तो माध्यमिक क्षेत्र भी नहीं और सेवा क्षेत्र भी नहीं। यानी इन शॉर्ट दैट हम ये कह सकते हैं कि तीनों क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि ही है। खेती भारत का एक महत्व का संसाधन है। अर्थात संसाधन तो बहुत सारे हैं, जल संसाधन है, सूर्य संसाधन है, जंगल संसाधन है। उस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा किसान निवास करते हैं। अर्थात भारत के सभी संसाधनों में कृषि भी भारत का एक संसाधन है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहा है और विद्यार्थी मित्रों रहेगा। श्रम शक्ति के लगभग 60% लोग कृषि के कार्य में जुड़े हुए हैं। अर्थात देश की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या कृषि के साथ जुड़ी हुई है। अगर व्यक्ति हमारे देश में 100 है तो 100 में से 60 कृषि के साथ जुड़े हैं, अर्थात वे किसान हैं। और जो 40 किसान नहीं हैं वो भी किसान थे, वो नहीं थे, उनके माता पिता किसान थे। भले से आज उद्योग और सेवा में आए हैं, लेकिन इतिहास देखेंगे, अपने पूर्वज के बारे में जानेंगे तो सब भारत के लोग किसान ही है, किसान थे, किसान है और किसान रहेंगे। कारण कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। भारत के लोगों को मात्र भोजन की आपूर्ति करने के उपरांत उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल भी खेती से प्राप्त होता है। अर्थात इसी खेती से, इसी कृषि से लोगों को भोजन मिलता है। तो कृषि सिर्फ और सिर्फ लोगों को भोजन ही नहीं प्रदान करती है विद्यार्थी मित्रों, कृषि भोजन प्रदान करने के साथ साथ उद्योग में बनाए जाने वाले हर एक प्रकार के माल सामग्री के लिए कच्चा माल की आपूर्ति भी करती है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, उद्योग क्षेत्र में जो कुछ बनाया जाता है उसको बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, और वे सभी कच्चे माल हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। यानी इन शॉर्ट उद्योग कृषि के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 22% जितना भाग है। यानी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जहां जहां से देश का उत्पादन होता है, राइट ना, जिस उत्पादन से देश का विकास होता है, उन सब उत्पादन में कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन देखा जाए तो 22% हमारे देश में है। निर्यात में भी कृषि फसल एवं कृषि उत्पादनों का लगभग 18% हिस्सा है। अर्थात कृषि से तैयार उपज को, कृषि से प्राप्त कुछ भी चीज़ों को अगर हम एक अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं, उसे निर्यात बोलते हैं। और निर्यात का भी देखा जाए भारत में तो कृषि का 18% हिस्सा है, जिससे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अर्थात कृषि से प्राप्त उपजों को जब हम अपने देश से दूसरे देश को बेचेंगे तो दूसरे देश की पैसा अर्थात विदेशों का पैसा हमारे देश में आएगा, जिससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा में कृषि की सहायता से, कृषि के उपजों को बेचने की सहायता से, कृषि के वस्तुओं को निर्यात करने की सहायता से विदेशी मुद्रा में क्या होती है विद्यार्थी मित्रों, वृद्धि होती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस तरह से हम बोलेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं बार बार चर्चा किया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लास्ट में देखो ये लिखा भी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपजाऊ मैदान, हमारे देश में उपजाऊ मैदान है, 12 महीने फसल ली जा सके ऐसी जलवायु है, सिंचाई की सुविधा है, कुशल एवं मेहनती किसान है। इन सब कारणों से भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों पे 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं एक ही जगह पर, क्योंकि हमारे देश में अच्छे खासे मैदान है। 12 महीने देखा जाए तो फसल ली जा सके, उसके लिए हमारे देश में अच्छा खासा जलवायु है, सिंचाई की सुविधा है, कुशल और मेहनती किसान है। ठीक है, इन सब कारणों से ही हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अच्छा खासा कृषि है। इसके बावजूद भारत में कृषि क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया जा सका है। राइट, अर्थात विद्यार्थी मित्रों, ये सब सुविधा होने के बावजूद भी भारत में पूरी तरह से कृषि का विकास नहीं हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, सिंचाई के लिए और अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए, बीज के लिए, अच्छे बीज अच्छे खाद के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और भारत में गरीबी ज़्यादा है। तो जो गरीब किसान है वे लोग के पास पैसे नहीं हैं, जिससे वे लोग टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स को खरीद नहीं सकते हैं, अच्छे बीज खरीद नहीं सकते हैं, रासायनिक खाद खरीद नहीं सकते हैं। वर्षा अनियमित है, नदियों से जो पानी खींच के लाते हैं उस पानी का भी पैसा होता है, वो पैसा नहीं दे सकते हैं सिंचाई का। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारत में किसान तो बहुत है, लेकिन सब किसान खेती करने में असमर्थ है। इसीलिए हमारा देश में जो कृषि का विकास हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। ठीक है, भारतीय किसान अधिकांशतः गरीब एवं निरक्षर है। गरीब की तो मैंने स्टोरी बता दिया, और दूसरी तरफ पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है उनको ये समझ ही नहीं होती है। विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद देखा जाए हमारे देश में तो सिंचाई की कम सुविधा है। सिंचाई है लेकिन कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है तो कहीं है ही नहीं। सिंचाई की कम सुविधा है, अनियमित बरसात है, और हमारे देश में जनसंख्या अधिक है, परिवार बड़े हैं, छोटे आकार के खेत हैं, प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन रुख, रासायनिक खाद, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति का कम उपयोग, शिक्षित वर्ग का कृषि में न जुड़ना, समाज में कृषि का नीचा माना जाने वाला स्थान आदि कारण वैश्विक उत्पादन के समक्ष भारत में देखा जाए तो कृषि का उत्पादन दूसरे देशों की तुलना में कम है। हकीकत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर दूसरे देशों की तुलना करेंगे तो भारत के अंदर कृषि का विकास कम हुआ है। उसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि सबसे पहला कारण है कि देश में सिंचाई की सुविधा कम है। उसके बाद जो वर्षा है वह अनियमित है, देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े परिवार हैं और लोगों के पास खेत भी है, तो छोटा छोटा खेत है, उस छोटे खेत में खेती करेंगे तो उस खेती से सिर्फ उनके परिवार का पालन पोषण होता है, अतिरिक्त अनाज मिलता ही नहीं जिसको वो बेच के वो कुछ पैसा कमा सके। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन रुख है, यानी लोग नहीं चाहते हैं कि हम खेती करें। रासायनिक खाद, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र और ये सब को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, राइट ना। और अगर पैसे हैं तो सामने वाला किसान पढ़ा लिखा नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते ही नहीं हम किसान रहें, हम खेती करें, वह उद्योग और सेवा में घुसते जा रहे हैं। घुमा फिरा के कृषि के साथ कोई जुड़ा होना ही नहीं चाहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम ही लोग हमारे देश में किसान बचे हैं जो खेती कर रहे हैं। तो दूसरे देशों की तुलना अगर हम करते हैं तो देखा जाए तो हमारे देश के अंदर जो कृषि से उत्पादन हो रहा है वह काफ़ी कम हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारत में कृषि का विकास अन्य देशों की तुलना में कम हो रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विद्यार्थी मित्रों, कृषि के प्रकार। तो भारत के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत का समग्र अर्थतंत्र कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राष्ट्रीय राजनीति स्थिति, भारत का समग्र अर्थतंत्र कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर कृषि के प्रकार अलग अलग है।
अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में कृषि के प्रकार को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? सिंचाई पद्धति के आधार पर, अर्थात जहाँ ज़्यादा सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर कृषि के प्रकार कुछ अलग है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा कम है वहाँ पर कृषि के प्रकार कुछ अलग है। कृषि उत्पादन, जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर कृषि का कुछ प्रकार अलग है, जहाँ पे उत्पादन कम हो रहा है वहाँ पे कुछ अलग है। आर्थिक प्रतिफल यानी खेती करके, कृषि करके कितना पैसा कमा ले रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो तो वो कुछ अलग प्रकार की खेती होगी, और कम कमा पा रहे हो तो कुछ अलग प्रकार की खेती होगी। घुमा फिरा के देखा जाए तो सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन और आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर हमारे देश में कृषि के अलग अलग प्रकार किए गए हैं विद्यार्थी मित्रों। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा प्रकार है उसका नाम है जीवन निर्वाह कृषि। नाम ही है जीवन निर्वाह कृषि, मतलब ऐसा कृषि जिसको करने से सिर्फ और सिर्फ जीवन व्यापन हो, जीवन का निर्वाह हो, अर्थात सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम चले भैया, ऐसा है। देखते, स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग की अनेक कृषि विकास योजनाओं के अमल के बावजूद भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है भाई। देश में अंग्रेज घुसे, एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको, जब देश में अंग्रेज नहीं घुसे थे ना तब भारत के किसान मस्त थे भाई। जैसे अंग्रेज घुसे, अंग्रेजों की ऐसी ऐसी नीतियाँ, कूटनीतियाँ, ऐसे ऐसे नीति नियम आए जिससे भारत के किसान पूरी तरह से टूट गए, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, भारत के किसान गरीब बने, भारत के किसान बेरोजगार बने, भारत के किसान की पूरी स्थिति ही खराब हो चुकी अंग्रेजों के राज में। लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे नीति आयोग बने, योजनाएं बनी, आयोजन पंच की स्थापना की गई। इन सब प्लानिंग से, आयोजन से ये माना गया कि भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन देश के आज़ाद होने के बावजूद भी आज भी वर्तमान भारत में भी भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, अर्थात कुछ अच्छा खासा सुधार नहीं हुआ है। छोटे आकार के खेतों में महंगे बीज, खाद एवं जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करना महंगा होता है। खेतों में होने वाला अनाज उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग के लिए ही होता है, जो परिवार के भरण पोषण में उपयोग हो जाता है। इसे जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। बच्चों, एग्जाम में अगर पूछे जीवन निर्वाह कृषि अर्थात क्या, जीवन निर्वाह कृषि अर्थात ऐसे प्रकार की कृषि कि भारत में कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं और परिवार उनका बड़ा है। अब छोटे खेत में जंतुनाशक दवाओं का उपयोग, छोटे खेत के अंदर ज़्यादा पैसा खर्चा करना ये व्यर्थ है। इसीलिए ऐसे किसान अपने छोटे खेत में उतने ही फसल का उत्पादन करते हैं जिन फसलों से सिर्फ उनका घर चलता है। सोचो, अगर हमारे पूरे भारत में अगर ऐसी कृषि हो जाए ना तो किसान के ही घर पे अनाज मिलेंगे, बाकी किसी के घर पे अनाज मिलने वाले नहीं है भाई। ये ऐसी कृषि है, सोचने वाली बात है। तो ऐसा कृषि वो व्यक्ति करता है जिसके पास खेत कम है, उसके घर में लोग ज़्यादा है, तो गाय को उतना ज़्यादा माथाकुटी करेगा, वो उतना ही उत्पादन करेगा जिससे उसका घर चले, बाकी देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इसे बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्वाह। आत्मनिर्वाह मतलब आत्म, खुद के लिए, ना कि दूसरे के लिए। इससे भारतीय कृषि आज भी अधिकांश क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि प्रवृत्ति मानी जाती है। आज भी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ऐसी कृषि की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप बताओ, ऐसी कृषि उचित है? नहीं है, बट क्या करें, उनकी मजबूरी भी है। अब सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह जीवन निर्वाह कृषि ना करे, अपने लिए ही कृषि ना करे, देश के लिए भी कृषि करे। इसलिए सरकार बहुत सारी ज़मीनें गरीबों को आवंटित कर रही है, गरीबों को फसल बीमा दे रही है, गरीबों को लोन दे रही है, गरीबों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। राइट, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के वर्तमान में हैं, उनके अंतर्गत किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएँ लागू हो गई जिससे किसान स्वनिर्भर बने, सक्षम बने और अपने साथ साथ देश के विकास के बारे में भी सोचे, अपने घर के साथ साथ दूसरे के घर के बारे में भी सोचे। तो किसान अपने बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में कब सोचेगा? जब किसान के बारे में सरकार सोचेगा। तो सरकार किसान के बारे में सोच रहा है, किसान अच्छे हो गए हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर रही है और किसान अब अनाज का उत्पादन
करते हैं, बट अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए भी करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जीवन निर्वाह कृषि का, वो क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, वो तो आपको अच्छे से मालूम पड़ ही गया होगा। उसके बाद क्या है, सूखी कृषि। अब सूखी कृषि क्या है? वर्षा कम हो तो सिंचाई की अपूर्ण सुविधा एवं मात्र वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मात्र जमीन में संग्रहित नमी के आधार पर एक ही फसल ली जाती है, इसे सूखी कृषि कहते हैं। सूखी कृषि का मतलब है जहाँ पर बरसात कम पड़ती हो, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा अपूर्ण हो, ठीक है, या जहाँ पर कृषि सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर ही आधारित हो, नदी नहर वहाँ है नहीं, ऐसे कृषि को सूखी कृषि कहते हैं। ऐसे कृषि में ज्वार, बाजरी, दलहन और पानी की कमी से होने वाली फसलों की कृषि होती है। अर्थात ज्वार, बाजरी, दलहन ऐसे फसलों को पानी की आवश्यकता कम होती है और सिंपल सी बात है, इनकी खेती वहीं होती है जहाँ सूखा रहता है, सूखी कृषि इसीलिए इसका नाम है। गुजरात के भाल प्रदेश में वर्षा पूरी होने के बाद नमी युक्त जमीन में इस प्रकार गेहूं एवं चना की फसल ली जाती है। भाल प्रदेश गुजरात का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बरसात काफ़ी कम पड़ती है और बरसात होने के बाद जो खेती करना है कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ज़मीन में थोड़ी बहुत नमी रहती है तो गेहूं और चने की फसल भी वहाँ पर हो जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर है आर्द्र। आर्द्र का मतलब है थोड़ा नमी, यानी जहाँ वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, जहाँ सिंचाई की सुविधा भी अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र यानी नमी वाली कृषि की जाती है। यानी जहाँ अच्छा खासा पानी का सुविधा हो, सिंचाई का सुविधा हो, जहाँ की ज़मीन हमेशा नमी वाली हो। वर्षा न हो अथवा वर्षा कम हो तो भी सिंचाई के द्वारा यहाँ पर एक से अधिक फसलें ली जा सकती है। बहुत अच्छी बात। ऐसी कृषि मतलब कहाँ होती है? जहाँ पे खूब बरसात हो रही हो, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा हो। और ऐसे जगह पे बरसात अगर 2-3 साल नहीं भी होता है ना, तो भी ज़मीन में इतनी नमी होती है और आजू बाजू के तालाब, नहर, नदी भरे ही रहते हैं भाई, जिससे सिंचाई की सुविधा द्वारा यहाँ पे खेती कर सकते हैं। इसमें धान, गन्ना, कपास, गेहूँ, साग सब्जी ये सब की फसलें ली जाती हैं। उसके बाद है स्थलांतरित झूम कृषि। ये क्या है? इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काटकर उनको जलाकर जमीन साफ करके की जाती है। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। ऐसी कृषि को क्या कृषि बोलते हैं? जैसे कि ढेर सारे लोग गए जंगल को काटे, लकड़ा वकड़ा सब काट के जला वला के वहीं पे मिट्टी में उसके राख को मिला देंगे और वहाँ पर खेती वेती 4-5 साल करेंगे। जब वहाँ की ज़मीन का उपजाऊपन घट जाएगा तो उस जगह से हटके दूसरे जगह पर जाके फिर से यही प्रक्रिया करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से, यानी स्थल का अंतर हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, स्थानांतरित, जिसे बोलते हैं जूम। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ 2-3 वर्ष कृषि की जाती है, जमीन का उपजाऊपन घटने से वह क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएंगे, इस प्रकार इसे झूम कृषि बोलते हैं। इस प्रकार की कृषि में धान्य की फसलें, साग सब्जी उत्पन्न की जाती है। इस कृषि में उत्पादन अत्यंत कम होता है, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है? बागायती कृषि। अब बागायती कृषि क्या है? बागायती यानी बगीचा वाला। बागायती कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें रबर, चाय, काफ़ी, कोको, नारियल के अलावा सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि की फलों की अत्यंत अधिक रखरखाव के साथ यह कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी निवेश यानी ज़्यादा पैसा लगता है, कुशल कर्मचारी चाहिए, तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे खासे यंत्र चाहिए, खाद भी चाहिए, सिंचाई की पूर्ण सुविधा चाहिए, परीक्षण भी होना चाहिए, संग्रहण होना चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। यानी बहुत महंगी कृषि होती है बागायती कृषि। और बागायती कृषि में आपको हर एक सुविधा चाहिए, जैसे कि समझ में आया क्या क्या चाहिए? अधिक पूंजी निवेश, कुशलता, तकनीकी ज्ञान, यंत्र, खाद, सिंचाई, परीक्षण, संग्रहण आदि। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा है लास्ट कृषि का प्रकार, जिसका नाम है सघन कृषि। सघन का मतलब है ज़्यादा, जहाँ सिंचाई की सुविधा बड़ी है, जहाँ रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा, विविध प्रक्रिया के यंत्रों का व्यापक उपयोग हो रहा है, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कृषि की जा रही हो, यंत्रों की सहायता से कृषि की जा रही हो, इस प्रकार से होने वाले कृषि को सघन कृषि कहते हैं।
जहाँ सिंचाई की सुविधा ज़्यादा हो, जहाँ पे रासायनिक खाद का उपयोग ज़्यादा हो रहा हो, जंतुनाशक खाद का ज़्यादा हो रहा, जंतुनाशक दवा का उपयोग ज़्यादा हो रहा हो, अलग अलग यंत्रों का उपयोग हो रहा हो, हर तरह से वहाँ पर यंत्र की पद्धति यूज़ में उपयोग ली जा रही हो, इसे बोलते हैं सघन कृषि। और यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। नकदी फसल अर्थात ऐसे फसल जिनको तैयार करने के बाद डायरेक्ट मार्केट में बेच दो भैया। जैसे गन्ना, कुछ नहीं करने का, गन्ना तैयार हुआ बस काटो बेचो, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन खूब अधिक होता है, मतलब भैया खूब उत्पादन यहाँ पर होता है और खूब पैसा मिलता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ पैसा ज़्यादा है वहाँ पर किसान ज़्यादा ही होंगे। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को महत्व दिया जाता है, यानी ये कृषि करने का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। ठीक है, इस प्रकार की कृषि को व्यापारी कृषि भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का देखा जाए व्यापार है। भाई गन्ना की खेती करो, तुरंत गन्ना काटो बेच दो। ठीक है, ऐसा। ओके विद्यार्थी मित्रों, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि पद्धतियाँ, यानी हमारे देश में कृषि की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो भारत में सजीव कृषि, फिर टिकाऊ कृषि, मिश्र कृषि आदि कृषि पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सजीव कृषि क्या होता है। जिस तरह से जंतुनाशक एवं रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में वर्तमान समय में कृषि पद्धति में देखा जाए तो जंतुनाशक दवाओं का उपयोग बढ़ा है, रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा है, इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन इससे इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। अनाज, शाक सब्जी, फलों में रसायन एवं जंतुनाशक की उपस्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। अर्थात जंतुनाशक दवाओं के उपयोग से, रासायनिक खादों के उपयोग से जिन चीज़ वस्तुओं का उत्पादन कृषि में किया जा रहा है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, और इन्हीं जंतुनाशक दवा रासायनिक खादों के उपयोग से इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण पर भी इसका असर हो रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। घुमा फिरा के देखा जाए तो जंतुनाशक दवा और रासायनिक खाद के उपयोग से ज़मीन खराब हो रहा है, और ज़मीन पर्यावरण का एक घटक है। इस प्रकार पर्यावरण भी प्रभावित हो रही है। ज़मीन का उत्पादन घटने लगा है, क्योंकि जिस ज़मीन में हम जंतुनाशक दवा रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे वह ज़मीन धीमे धीमे खराब हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी उपजाऊपन पूरी की पूरी घट जाएगी, जिससे उस ज़मीन में हम कोई खेती नहीं कर सकते, वह ज़मीन बंजर हो जाएगी। इस प्रकार से देखा जाए तो जंतुनाशक दवा रासायनिक खाद का बहुत ही बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लंबे समय के बाद ज़मीन में फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता घट जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसा हो रहा है देश में। अब हमारा टॉपिक है सजीव कृषि क्या है। सजीव कृषि में ऐसा कुछ नहीं है। सजीव कृषि अर्थात ऐसी पद्धति जिसमें यूरिया का उपयोग हो रहा है, अन्य प्रकार के रासायनिक खाद एवं जंतुनाशक दवाओं का उपयोग नहीं हो रहा है। फसलों के पोषण के लिए सजीव कृषि में गोबर खाद का उपयोग हो रहा है, जैव खाद का उपयोग हो रहा है, कंपोस्ट खाद का उपयोग हो रहा है। फसल संरक्षण के लिए इसमें गौमूत्र, नीम का घोल, छाछ आदि का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो सजीव कृषि का उत्पादन पोषण युक्त होता है। इससे प्राप्त होने वाली हर एक चीज़ वस्तुएं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है। इससे हमारे स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं होता है। सजीव कृषि से ज़मीन का उपजाऊपन बना रहता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, ज़मीन खराब नहीं होता है, लोग स्वस्थ रहते हैं। इससे प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुशबू होती है। इससे अधिक खनिज एवं विटामिन, जीवन शक्ति देने वाले जो तत्व होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। जैविक कृषि उत्पादनों की वर्तमान में बहुत बड़ी मांग है कि वर्तमान में जिस तरह से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों को पता चल गया है जंतुनाशक दवा रासायनिक खाद के उपयोग से ही ये सब हो रहा है। जो कुछ हम खा रहे हैं वह शुद्ध नहीं है, वह जहर है। इसकी मांग बढ़ रही है, अर्थात किसानों को इसके लिए अच्छा खासा प्रतिफल भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, तो सजीव कृषि आप समझ गए।
अर्थात एक नंबर में पूछे सजीव कृषि किसे कहते हैं? सजीव कृषि अर्थात जिस कृषि में जंतुनाशक दवा, रासायनिक खादों का उपयोग किए बिना उस कृषि में देखा जाए यूरिया, कंपोस्ट, नीम का घोल, गौमूत्र, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाए, ऐसे कृषि को सजीव कृषि कहते हैं। दूसरा है टिकाऊ कृषि। इस कृषि में ज़मीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है। टिकाऊ का मतलब है लंबे समय तक, ठीक है। इसके लिए फसल फेरबदल, पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही उपयोग, कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए जंतुनाशक दवाओं के बदले जैविक नियंत्रण, जल संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। टिकाऊ कृषि अर्थात लंबे समय तक की कृषि। ऐसे कृषि में फसल फेरबदल करते हैं। पोषण के लिए ये लोग रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते, बल्कि वहाँ पर प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं। कीटक और खरपतवार के नियंत्रण के लिए ये लोग जंतुनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करते, बल्कि जैविक नियंत्रण पद्धति अपनाते हैं। जल संरक्षण करते हैं। तो घुमा फिरा के ये कृषि लंबे समय तक है और लंबे समय तक रहेगी, इसीलिए इसे टिकाऊ कृषि कहते हैं, जो वर्तमान में भी चल रही है और भविष्य में भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद है मिश्र कृषि। और मिश्र कृषि किसे बोलते हैं? इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गा बतख पालन, मधुमक्खी, मत्स्य पालन जैसी प्रवृत्तियाँ भी की जाती है। तो मिश्र में सब कुछ मिक्स, जैसे कि पशुपालन हुआ, मुर्गा बतख पालन हुआ, यानी किसान खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गा पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब भी, मछली पालन, ये सब भी करके अपना साइड इनकम कमा लेता है। इसे मिश्र कृषि बोलते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब हम पढ़ेंगे भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्र। तो भारत में ऋतुओं के संदर्भ में कृषि के फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा नंबर है जायद फसल। तो देखिए, खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में ली जाती है, रबी फसल जो ठंडी की ऋतु में ली जाती है, और जायद फसल यानी जो गर्मी की ऋतु में ली जाती है। वर्षा ऋतु में ले जाने वाली फसल को खरीफ कहेंगे, ठंडी ऋतु में ले जाने वाली फसल को रबी कहेंगे, और गर्मी में ले जाने वाली फसल को जायद कहेंगे, ठीक है। अब फसल का समय तो सिंपल सी बात है, वर्षा जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। और इसमें है ठंडी तो अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल। अब देखा जाए, यानी कहने का मतलब फसल का समय जून जुलाई से चालू होगा, अक्टूबर नवंबर में ख़त्म होगा। और ये फसल का समय अक्टूबर नवंबर से चालू होगा, मार्च अप्रैल में ख़त्म। और गर्मी वाला मार्च जून से चालू होगा ना, मार्च से जून तक, यानी मार्च में चालू होगा, जून में ख़त्म। बोलो, वर्षा ऋतु में कौन कौन सा फसल लेंगे? धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर आदि। और रबी तो ठंडी में क्या लेंगे? गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अरंडी, अलसी आदि, ठीक है। अब जायद में क्या लेंगे? तो धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि कौन सी फसलें हैं? जायद फसलें। ओके। अब मुख्य कृषि फसलें तो भौगोलिक, पारिस्थितिक, जलवायु, जमीन वैविध्य और वर्षा के प्रमाण में रही भिन्नता के कारण भारत के अलग अलग भागों में फसल की बुआई विविध प्रकार से की जाती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि खरीफ वर्षा में लेते हैं, रबी फसल ठंडी में लेते हैं, जायद गर्मी में लेते हैं। उसके बाद एक नोट है कि मुख्य कृषि फसलें जो हैं, अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को वर्षा ऋतु की फसल ठंडी में मिल जाती है, ठंडी की फसल गर्मी में मिल जाती है, गर्मी की ठंडी में मिल जाती है। वही टॉपिक मैं समझा रहा हूँ कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु और ज़मीन सब जगह एक समान नहीं है, वर्षा सब जगह एक समान नहीं है। इन सब आधार पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर फसल की बुआई की पद्धतियाँ भी अलग अलग प्रकार से की जाती है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट है भारत में मुख्य कृषि उत्पादन। ओके, तो भारत के मुख्य कृषि उत्पादन में सबसे पहले ये जानो कि धान्य की फसलें भारत में कौन कौन सी है। तो धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ, ये सब धान्य की फसलें हैं। और दलहन में कौन आएगा? जिसमें दाल होता है तो अरहर, मूंग, चना, मटर, बाल, मोठ, उड़द, मसूर। तिलहन में जिससे तेल निकलता है तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, अलसी। पेय का मतलब जिससे पेय पदार्थ बनता है चाय, कॉफ़ी, कोको। नकदी फसल जिसको डायरेक्टली मार्केट में तैयार होने के बाद बेची देते तो कपास, गन्ना, पटसन, तंबाकू, रबर। औषधीय मसाला फसल मतलब ऐसे फसल जिससे मसाले निकलते, औषधि निकलती, जीरा, सौंफ, इसबगोल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, लहसुन। फल में क्या आएगा? आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बेर, सेब, अमरूद। साग सब्जी में आएगा आलू, बैगन, प्याज, टमाटर, लौकी, तुरिया, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, विभिन्न प्रकार की हरी सब्जी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, धान्य फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत के कुल बुआई के क्षेत्र पर 75% क्षेत्र पर धान्य फसल की कृषि होती है।
अर्थात भारत के अलग अलग कृषि पद्धतियों में जो धान्य की है ना, धान्य का मतलब ये पहला वाला, धान्य का मतलब ये जो दिख रहा है ना पहला वाला, ये धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ। तो धान्य की फसल भारत में जो कृषि का कुल बुआई क्षेत्र है, मान लो 100% बुआई क्षेत्र पर कृषि होती है तो 75% स्पेशल धान्य में आता है, और कुल उत्पादन लगभग 50% धान्य फसलों से होता है। यानी भारत में कृषि द्वारा जितना भी उत्पादन होता है सब चीज़ का मिलाकर तो उसका एकदम अकेले का 50% सिर्फ धान्य होता है। मुख्य धान्य फसल के बारे में जानेंगे। वैसे धान्य फसल कौन कौन से हैं? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ। सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? धान के बारे में जानते हैं। धान हमारी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। धान का मतलब है चावल, राइस। विश्व की अधिकांश जनसंख्या एवं भारत की लगभग आधी जनसंख्या भोजन के लिए चावल का उपयोग करती है। यानी हमारे देश में, ठीक है, ज़्यादातर जनसंख्या चावल का उपयोग करती है भोजन में। देश क्या, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। अधिक उत्पादन के लिए अगर धान का अधिक उत्पादन करना चाहते हो तो गर्म एवं नमी युक्त जलवायु चाहिए। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। नदियों के काप की जो उपजाऊ ज़मीन है एवं 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर ये फसल ली जा सकती है। अर्थात यहाँ एक धान की फसल काप की ज़मीन यानी नदियों के किनारे की ज़मीन जो उपजाऊ होती है, नमी वाली होती है, या दूसरे शब्दों में कहे कि 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक जहाँ बरसात होगी, अच्छा खासा जहाँ बारिश होगा, वहाँ पर ये फसलें ली जाएंगी। धान के लिए बारिश, वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है भाई। यहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे बरसात कम होती है, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पर भी धान की फसल लेते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा तो कम होती है लेकिन यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर नदियाँ भरी रहती हैं। यहाँ पर नदियों के द्वारा सिंचाई की सहायता से धान की फसल ली जाती है। धान की कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता रहती है। अर्थात धान की फसल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। अर्थात पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में धान की फसलें ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर बरसात अच्छा खासा होता है, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी खासी है। ओके, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्यों में वर्ष में 2 या 3 बार यह फसल ली जाती है। तो सिंपल सी बात है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्यों में ये जो फसल है वर्ष में 2 या 3 बार ली जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी की अच्छी खासी सुविधा है। गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वणसाल आदि जिलों में धान की बुआई होती है। धान यह पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल होने के बावजूद खेत में लगातार पानी भर कर रखने के बदले फुहारा पद्धति सिंचाई करके कम पानी से भी यह फसल की जा सकती है। अर्थात धान की फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का आवश्यकता होता है। दूसरी तरह से ये भी ऐसे कर सकते हैं कि क्या लिखा है कि धान यह पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल होने के बावजूद खेत में लगातार पानी भर कर रखने के बदले इस धान की फसल को फुहारा पद्धति से भी कम पानी में भी कर सकते हैं। यानी धान एक ऐसी फसल है जिसमें खेत में हमेशा नमी होना ही चाहिए, पानी होना ही चाहिए, तो पानी की आवश्यकता यहाँ ज़्यादा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ फुहारा पद्धति से भी कम पानी में हम धान की फसल ले सकते हैं। आप ये देख रहे हो, एक डायग्राम आपको चित्र दिख रहा है, इसमें किसान धान को रोप रहा है। ये देखिए धान की फसल अच्छी खासी तैयार हो गई है और फसल तैयार हो गई है तो ये देखिए चावल है, ठीक है। ये धान की खेती का पूरा इमेज दिया गया है, काफ़ी अच्छा, ठीक है, समझ में आया। अब पढ़ेंगे हम गेहूँ, व्हीट। धान के बाद गेहूँ यह हमारे देश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। यानी हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल नंबर 1 पे धान है और गेहूँ तो दूसरे नंबर पर आती है। भारत की 1/3 कृषि भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है। भारत की 1/3 कृषि भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है। इस देश में उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का यह मुख्य स्रोत है। यानी हमारे देश में उत्तर पश्चिम भारत में जितने भी राज्य आते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य रूप से भोजन के रूप में रोटी का उपयोग करते हैं जो गेहूँ से बनता है, ठीक है। उसके बाद गेहूँ यह समशीतोष्ण कटिबंध रबी की फसल है, ठीक है। गेहूँ की फसल के लिए काली या उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली ज़मीन होनी चाहिए। यानी गेहूँ की फसल लेनी है तो काली मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, दोमट वाली मिट्टी होनी चाहिए
और 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। यानी जहाँ पर ज़मीन पर एक वर्ष के दरमियान 75 सेंटीमीटर जितना वर्षा हो वहाँ पर एक खेती की जाती है। सिंचाई की सहायता से कम वर्षा वाले ज़मीनों पर भी गेहूं उत्पन्न किया जा सकता है। अब जहाँ पर बरसात कम हो रहा हो बट वहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी खासी हो तो वहाँ पर गेहूं की फसल ले सकते हैं। 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं की बुआई नहीं हो सकती है, वहाँ पर धान यानी चावल की बुआई होती है। ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होता है वहाँ गेहूं का फसल संभव नहीं है। गेहूं की कृषि में यांत्रिकरण से श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। अर्थात देखा जाए तो गेहूं की कृषि में वो थ्रेसर आ गया है। थ्रेसर का मतलब समझते थ्रेसर आ गया है और गेहूं काटने वाली मशीन आ गई है। गेहूं काटने वाली मशीन मतलब जहाँ पे 10 लोग गेहूं काट रहे थे वहाँ पे एक ही मशीन गेहूं काट रहा है तो 9 लोगों की आवश्यकता खत्म। जहाँ पर लोग गेहूँ का पूरा पोट बना के डायरेक्टली थ्रेसर में गेहूं का पोट बना के यूज़ करते थे, अभी तो थ्रेसर आ गया है, एक ही व्यक्ति उसमें डालेगा। मतलब घुमा फिरा के देखा जाए कि यांत्रिकरण आने से गेहूं के फसल से संबंधित जितने कर्मचारी काम करते थे वो कर्मचारी की संख्या अब कम हो गई मशीन आने से, वो बेरोजगार बने, ऐसा भी बोल सकते हैं। हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया। यानी हमारे देश में हरित क्रांति आई, हरियाली क्रांति 1960 के दशक में। एक समय था कि गेहूं का उत्पादन जो भी होता था, लेकिन हरियाली क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन डबल हो गया। विद्यार्थी मित्रों, गेहूँ कृषि मुख्य रूप से पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। यानी ज़्यादातर गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है और सबसे ज़्यादा होता है पंजाब। पंजाब को गेहूं का कोठार कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूं पूरे भारत में पंजाब में होता है। देश में कुल गेहूं का उत्पादन का 2/3 भाग इन राज्यों का है। कौन कौन सा राज्य मैंने बताया आपको? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं का अधिक होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण गेहूं का विपुल उत्पादन होता है। इसी कारण से पंजाब को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। गुजरात में भाल क्षेत्र में भालिया गेहूं होता है। इसके उपरांत महसाणा, राजकोट, याद रखना भाल क्षेत्र में कौन सा गेहूं? भालिया गेहूं। इसके अलावा महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में भी गेहूं होता है। रोज बरोज के भोजन के उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं सर्वश्रेष्ठ है। यानी आप जो खाना खाते हो उसमें गेहूं सर्वश्रेष्ठ है। रोटी के बिना कुछ संभव नहीं है। गेहूं के आटे से रोटी बनती है, भाकरी बनती है, सेवइयाँ बनती है, हलवा बनते हैं, लापसी बनता है, लड्डू बनता है, सुखंडी बनता है, पाव बनता है, पूड़ी बनता है, केक बनता है, बिस्किट बनता है। इस प्रकार गेहूं से बहुत सारी वस्तुएं बनती है। सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं में पौष्टिक तत्व होते हैं। यानी सब अनाजों में पौष्टिक तत्व तो होते हैं, लेकिन सबसे अधिक गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसीलिए गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। यानी सभी अनाजों से पौष्टिक तत्व मिलते हैं, लेकिन गेहूं से सबसे ज़्यादा मिलता है, इसीलिए गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। जैसे फलों का राजा आम है ना, वैसे अनाजों का राजा गेहूं, ठीक है। अब इस तरह से ये देखो, ये धान है और ये गेहूं है। जो सीधी लाइन है वो धान और जो आड़ी लाइन है गेहूं। तो आप ही चेक कर लो, आड़ी लाइन ज़्यादा है, देख रहे हो, ये पूरी आड़ी लाइन है, ये सब भी पूरा आड़ी लाइन है, तो ये सब गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। चलो भैया समझते हैं आगे, ठीक है। ज्वार, बाजरी, मक्का एवं जौ भी भारत में उत्पादित किए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज धान्य है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ज्वार, गेहूं एवं धान के बाद ज्वार भारत की सबसे अधिक उत्पादन होने वाला धान है। यानी सबसे पहले धान, फिर गेहूं, फिर तीसरे नंबर पर ज्वार। दक्षिण के पठारी प्रदेश में शुष्क एवं कम वर्षा, जहाँ पे कम बरसात होती है, जहाँ पे शुष्क इलाका है, ऐसे विस्तारों में इसकी बड़े पैमाने पर बुआई होती है। यानी जहाँ बरसात कम होती है, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, मतलब जहाँ की ज़मीनें सूखी रहती है, वहाँ पर ज्वार करते हैं उत्पादन। ज्वार खरीफ एवं रबी दोनों फसल है। इसे खरीफ में भी ले सकते हैं और रबी में भी ले सकते हैं। इसे 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए और 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला काली दोमट मिट्टी इसके लिए उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है, अनुकूलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे अधिक बुआई सूरत और तापी जिले में होती है, ठीक है, ज्वार की। ज्वार हरे पशु चारों के लिए उपयोगी है, एक प्रकार का घास ही होता है देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद क्या है? बाजरी, जिसको हम इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं। बाजरी श्रमिकों का अनाज माना जाता है। 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, हल्की रेतीली ज़मीन चाहिए, यह योग्य है उसके लिए, बाजरे के लिए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये सब बाजरे का उत्पादन होता है। गुजरात में बाजरे का बुआई बनासकांठा के जिला में अग्रसर है। यानी सबसे ज़्यादा गुजरात में अगर बाजरी बुआई होता है तो बनासकांठा होता है, ठीक है। फिर क्या है बेटा? मक्का। अब मक्का के बारे में जानते हैं। मक्का क्या है? मक्का धान्य खरीफ फसल है। धान्य एवं गेहूं के बाद विश्व में मक्का भी सबसे अधिक बुआई में आता है।
मक्के की फसल पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र जानते हो, पर्वत पहाड़ जहाँ होते हैं, वहाँ के लोगों का ये मुख्य भोजन है मक्का। मक्के में मुख्य रूप से स्टार्च, तेल, प्रोटीन, बायोफ्यूल जैसे घटक होने से इसका औद्योगिक उत्पादन में भी उसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में भी इसका उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि मक्के में तुम्हें स्टार्च मिलेगा, तेल मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, बायोफ्यूल मिलेगा, स्टार्च जिससे खुराक का पाचन होता है। ठीक है। मक्के की फसल को ढलान वाली, काली, कड़ी, पथरीली, पानी के नितार वाली ज़मीन माफी आती है, ऐसी जगह पे करते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए मक्के के लिए। पशु आहार में मक्का का उपयोग होता है। लावा एवं मक्के के तेल में भी मतलब मक्के का तेल भी बनता है, मक्के से लावा भी बनता है, पशु आहार में इसका उपयोग होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इसके मुख्य राज्य हैं जहाँ पर मक्के का ज़्यादा उत्पादन होता है। गुजरात में पंचमहाल में, दाहोद में, साबरकांठा में, अरावली में भी मक्का की अधिक बुआई होती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आपका जो धान्य की फसलें हैं, जिसमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ, ये सब के बारे में बता दिया। अब जिसका टॉपिक आता है वो दलहन है, दाल की फसलें। ठीक है, नवा टॉपिक हमारा है दलहन यानी दाल की फसलें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दलहन, दाल की फसलें। शाकाहारी लोगों के लिए दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अर्थात शाकाहारी अर्थात जो लोग मांस मछली ना खाते हो, तो शाकाहारी में भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? दलहन से मिलता है। जैसे अरहर, मूंग, चना, मटर, उड़द, वाल, मोठ, ये सब दलहन की फसलें हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अरहर, अड़द, मूंग, मोठ ये खरीफ फसल है। चना, मटर, मसूर रबी फसल है। ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी राज्यों में दलहन की बुआई होती है। यानी जिन राज्यों में अधिक बरसात होती है उन राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में दलहन की फसलें ली जाती है, क्योंकि ज़्यादा जहाँ बरसात होता है वहाँ पर ये फसलें नहीं ली जाती है, क्योंकि फसल सड़ जाता है। मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये सब दलहन के मुख्य उत्पादक क्या हैं? राज्य है। ठीक है। गुजरात में भी अरहर बड़ौदा जिले में, मूंग, मोठ कच्छ जिले में, उड़द पाटड़ जिले में काफ़ी ज़्यादा बोआ जाता है। दलहन की फसलों द्वारा नाइट्रोजन का ज़मीन में पुनः स्थापन होता है, अर्थात ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन होता है। अर्थात अगर नाइट्रोजन की कमी भी होती है ज़मीन के अंदर, तो दलहन की फसलें लेने से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। इससे धान्य फसलों के साथ या उनके बाद ज़मीन का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए फसल अंतरण के रूप में इसकी बुआई भी की जाती है। दलहन की खेती करने से ज़मीन के पोषक तत्व बने भी रहते हैं, जिससे दूसरे खेती करने में आसानी होती है। ठीक है। जानने योग्य है क्या? जानो भाई। गुजरात में बोई जाने वाली तृण धान्य फसलों में रागी मुख्य स्थान रखती है। ठीक है। रागी भी एक प्रकार की दलहन की फसलें हैं। रागी पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों का मुख्य भोजन है। ठीक है। गुजरात एवं समग्र देश में बोई जाने वाली विविध तृण धान्य फसलों में रागी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। राइट ना, यानी भारत में इसकी खेती होती है। रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट या अफ्रीकन मिलेट एवं गुजरात में बावटा के नाम से जाना जाता है। रागी पोषक तत्वों से भरपूर तृण धान्य है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है। इसके दानों में प्रोटीन, खनिज तत्व और विटामिन विशेष प्रमाण में दिखाई देता है। रागी में वसा की मात्रा अधिक होने से मधुमेह यानी डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, रागी जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए और हृदय से संबंधित रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। रागी में कैल्शियम एवं आयरन का प्रमाण अन्य फसलों से विशेष होने से इसका उपयोग कुपोषण दूर करने के लिए बेबी फूड बनाने में भी होता है। अर्थात रागी में कैल्शियम और आयरन का प्रमाण ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग कुपोषण वाले व्यक्तियों के लिए और बेबी फूड के लिए किया जाता है। रागी उत्पन्न करते आदिवासी किसान
आटे में से रोटी बनाकर खाते हैं, ठीक है, रागी से। इसके सिवाय इससे बिस्कुट, चॉकलेट, टोस्ट, नान खटाई, वेफर, पापड़ी, स्वदेशी खाद्य जैसी अलग अलग चीज़ें भी बनाई जाती है विद्यार्थी मित्रों। अब है हमारा तिलहन। तो मूंगफली, तिलहन नवा टॉपिक आया हमारा। तिलहन का मतलब जिनसे तेल निकलता है। तो मूंगफली हुआ, तिल हुआ, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी आदि तिलहन माने जाते हैं। भारतीय भोजन में तेल का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। सब्जियों में भी तेल पड़ रहा है, मोस्ट ऑफ जो खाने बनते हैं तेल उसमें चाहिए ही चाहिए। तिलहन में से खाद्य तेल के उपरांत दोनों में से तेल निकाल लेने के बाद बचने वाली खली पशुओं को भोज्य आहार एवं सेंद्रीय खाद के रूप में उपयोग ली जाती है। अर्थात जब किसी जैसे कि तिलहन में जैसे मूंगफली, तिल, सोयाबीन ये सब है, इसको पहले पेरा जाता है। जब पेरेंगे तो तेल निकलेगा, और तेल निकलने के बाद जो इससे कचरे निकलते हैं उस कचरे को खली बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलते हैं खरी। खरी ये क्या करते हैं, गाय को जो चारा देते हैं ना उसी चारा में मिला देते हैं, जिससे गाय को भी अच्छा खासा पोषक तत्व मिलता है, और गाय जो दूध देती है वो ज़्यादा दूध देने लगती है, ठीक है। और इसका उपयोग सेंद्रीय खाद में भी किया जाता है। ये तिलहन था, ठीक है। अब तिलहन में सबसे पहले हम मूंगफली, जिसको इंग्लिश में ग्राउंड नट बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आपके सामने ये रहा मूंगफली, ठीक है, दिखाई दे रहा है। मूंगफली तिलहन फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी तिलहन में जितने भी फसलें हैं उन सब फसलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मूंगफली रखता है। मूंगफली की फसल काली, कसदार, दोमट मिट्टी एवं लावा की रेती मिश्रित, पानी भरी न रहे ऐसी जमीन, 20 से 25 डिग्री से 20 से 25 डिग्री तापमान, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल होती है। यानी सबसे पहले ये काली कसदार जमीन दोमट मिट्टी में ली जाती है, लावा रेती वाली जमीन जो मिश्रित हो और पानी न भरे रहे ऐसी जमीन, और 20 से 25 डिग्री जहाँ का तापमान हो, 50 से 70 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा हो रही हो, वहाँ पर मूंगफली की फसल लेते हैं। मूंगफली खरीफ एवं सिंचाई की सुविधा क्षेत्रों में गर्मी की फसल के रूप में बोई जाती है। यह खरीफ की फसल है, जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ गर्मी में भी बोई जाती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी मूंगफली के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। देश में मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम क्रम पर है, यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर आदि जिलों में मूंगफली की बुआई की जाती है। गुजरात में खाद्य तेल के रूप में सिंग तेल विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, और गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर खाद्य कोई चीज़ है तो उसमें सबसे ज़्यादा सिंग तेल यूज किया जाता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तिल, ठीक है। सदियों से भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तिल से भी तेल बनता है। उत्तर भारत में यह काले रंग का होता है, आपको पता है उत्तरायण में जो तिल्ली का कोई मिठाई उठाई बनता है तो उसमें यूज होता है, ठीक है। दिल आकार का भी होता है ये, ऐसा समझो। उत्तर भारत में यह वर्षा पर आधारित खरीफ फसल है, ठीक है। दक्षिण भारत में रबी फसल तो कभी कभी जायद फसल के रूप में बोई जाती है। अर्थात तिल, खरीफ, रबी, जायद तीनों फसल है, जहाँ का जैसा जलवायु हो उसके अनुसार बोया जाता है। लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है भारत के अंदर। सभी तिलहनों में तिल सबसे अधिक तेल वाला होता है, यानी तिल से सबसे अधिक तेल निकलता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग होता है। गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन एवं बुआई में प्रथम स्थान पर है। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन और बुआई पर प्रथम स्थान पर है। गुजरात में सर्वाधिक बुआई बनासकांठा जिले में होता है। भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है, यानी सबसे ज़्यादा विश्व में अगर तिल कोई बेचता है दूसरे देशों को तो वह भारत है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सरसों। सरसों क्या है, सरसों रबी फसल है। यह उत्तर भारत की महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सरसों के दानों तथा तेल को उसके औषधि गुण के कारण खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। सरसों का तेल काफ़ी देखा जाए तो एक प्रकार से औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद क्या है, नारियल, जिसको कोकोनट बोलते हैं। नारियल समुद्र किनारे गर्म एवं नमी युक्त जलवायु तथा क्षार वाली जमीन में होने वाली
बागानी फसल है, एक बागायती खेती होती है ना, वही बागानी फसल है ये। समुद्र के किनारे जहाँ की जलवायु नमी युक्त हो और जमीन कैसी हो, क्षार वाली हो। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में नारियल के बागान उगाए गए हैं। गुजरात में समुद्री किनारे क्षेत्र में भी नारियल की बुआई की जाती है। कम ऊंचाई एवं अधिक उत्पादन देने वाली नारियल की जातियों का विकास किया गया है। दक्षिण भारत में नारियल के गरी के तेल, कॉपरेल का खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है। नारियल का तेल तो आप जानते ही हो। नारियल का पानी स्वास्थ्यवर्धक होने से इसे लोग पीते हैं, पेय के रूप में उपयोग करते हैं। समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरंडी। ठीक है, ये देखो आप गांव में इसको अक्सर देखे होगे, और ये देख रहे हो एरंडी का बीज है ये, इसमें भी तेल निकलता है। एरंडी खरीफ एवं रबी दोनों फसल है। एरंडी के वैश्विक उत्पादन में भारत 64% हिस्से के साथ बड़ा उत्पादक देश है। यानी पूरे विश्व के में जितने जगह पर एरंडी का उत्पादन होता है उसका 64% भारत में होता है। इसके बाद चीन एवं ब्राज़ील आता है। भारत के कुल उत्पादन में का लगभग 80% उत्पादन गुजरात में होता है। पूरे विश्व का 64% उत्पादन हमारे देश में होता है, और हमारे भारत में हर जगह इसका उत्पादन होता है, तो स्पेशली 80% तो गुजरात में होता है। ठीक है। तदुपरांत आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि इसके उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली आदि जिलों में वह फसल कम ज़्यादा प्रमाण में ली जाती है। इसके उपरांत वर्तमान समय में कपासिया, सूरजमुखी, धान एवं मक्के के तेल का खाद्य के तेल में रूप में उपयोग हो रहा है। ठीक है। उसके बाद पेय पदार्थ के बारे में जानते हैं। पेय पदार्थ का क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। पेय पदार्थ में सबसे पहले आता है चाय। ठीक है। चाय उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके पौधे के पत्तों एवं कोमल कोपलों की प्रक्रिया कर उससे चाय की पत्ती भूकी का पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी यह उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके पौधे के जो पत्ते होते हैं काफ़ी कोमल होते हैं, और इनके कोपलों की प्रक्रिया कर उससे चाय की पत्ती बनाते हैं, भूकी का पेय बनाते हैं, जिसका रूप पीने के रूप में उपयोग किया जाता है। चीन के बाद भारत चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। यानी पहले नंबर पर चीन आता है। देखो ये चाय की खेती हो रही है। ठीक है। श्रीलंका, चीन एवं भारत चाय का निर्यात करने वाले मुख्य देश हैं। यानी चाय का निर्यात करने वाले मुख्य देश श्रीलंका, चीन और भारत है। चाय की फसल के लिए पानी सरलता से बह जाए ऐसी ढलान वाली ज़मीन चाहिए। यानी चाय की खेती ढलान वाली ज़मीन पर होती है, जहाँ पर पानी आसानी से नीचे स्लिप कर जाए। लौह तत्व यानी जिस जमीन में आयरन पाया जाता है, जहाँ का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा को वर्ष पर्यंत पड़ने वाली फुहारों की आवश्यकता भी होती हो, ऐसा 200 सेंटीमीटर वर्ष तक यानी फुहारे वाली वर्षा। भारत में चाय आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में अधिक होती है। यानी भारत में चाय आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में अधिक होती है। आसाम एवं पश्चिम बंगाल देश के 75% चाय का उत्पादन करते हैं। यानी पूरे भारत में आसाम और पश्चिम बंगाल 75% चाय का उत्पादन अकेले करते हैं। चाय के पौधों से पत्तियों को कुशलतापूर्वक चुना जाता है। ठीक है। यानी जो चाय के पौधे होते हैं उनको में जो पत्ते होते हैं उनको कुशलतापूर्वक तोड़ा जाता है, क्योंकि पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं। अगर अच्छे से नहीं तोड़ोगे तो पौधा ही उखड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पढ़ेंगे हम कॉफ़ी। कॉफ़ी तो आप पीते ही हो। ठीक है। ये सब देखो, ये सब कॉफ़ी है, कॉफ़ी की फसल है ये सब। ठीक है। देखो कॉफ़ी की फसल को पहाड़ी ढालों पर सूर्य की सीधी धूप न पड़े इस तरह बड़े वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। तो सबसे पहले जो कॉफ़ी की फसल है उसको पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है, और ऐसे जगह पर उगाया जाता है जहाँ पे सूरज की रोशनी उसको सीधे ना पड़े। इसीलिए पहाड़ी ढाल वाले इलाकों पर बड़े बड़े वृक्षों की छाया में उगाया जाता है कॉफ़ी को। कॉफ़ी की फसल को 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, एवं पर्वतीय ढलान वाली जमीन चाहिए। ठीक है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है।
कर्नाटक का कुर्ग प्रदेश कॉफी के लिए अधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का कौन सा प्रदेश? कुर्ग प्रदेश। कॉफी के जो फल हैं उनको एकत्र करके उसके बीज को निकालकर प्रक्रिया करते हैं और उसे पीस कर उसका पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, उसी को कॉफी बोलते हैं। ठीक है। कोको क्या है? कोको वृक्ष के फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। यानी कोको एक वृक्ष होता है, उसके फल का जो बीज है उसी से कोको बनाया जाता है। कोको भी एक पेय पदार्थ है, इसमें से चॉकलेट भी बनाई जाती है। यानी मुख्य रूप से जो चॉकलेटें बनाई जाती है ना उसमें कोको मिक्स होता है। इसमें गर्म नमी युक्त जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात टेम्परेचर चाहिए गर्म और नमी युक्त जलवायु चाहिए और अधिक वर्षा भी चाहिए। ठीक है। अफ्रीकी देश इसके मुख्य उत्पादक देश, यानी अफ्रीकन जितने भी देश हैं वहाँ पर कोको का ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में भी होता है, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कोको के उत्पादन में बुआई काफ़ी ज़्यादा वहाँ बढ़ भी रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नकदी फसल। ओके, तो नकदी फसल यानी जिनकी खेती करके हम डायरेक्ट उनको मार्केट में बेच देते हैं। जैसे कि इसमें पहला नंबर है कपास, जिसको बोलते हैं कॉटन। कपास एक खरीफ फसल है। ठीक है। भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में कपास का मुख्य स्थान है। ठीक है। भारत में कपास की खेती होती है, लेकिन गुजरात में भी अच्छी खासी होती है। विश्व स्तर पर भारत कपास के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में दूसरे स्थान पर, अर्थात कपास का उत्पादन करना, कपास का उपयोग करना, कपास को बेचना, इस सब में विश्व में भारत दूसरा स्थान रखता है। कपास के पौधे में से रुई का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधे से किसका उत्पादन किया जाता है? रुई का। यह रुई भारत में सफेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। राइट, भारत के कपास से उत्पन्न होने वाले रुई को सफेद सोना कहते हैं। तदुपरांत कपास का तेल खाद्य तेल के रूप में भी राइट उपयोग करते हैं। फिर कपास की खली, जो कपास की खली होती है, तेल निकालने के बाद जो खरी बचती है उससे को पशुओं को देते हैं, जिससे पशुआ दुधारू बनती है। यानी दूध जो पशु देती हैं गाय भैंस वो ज़्यादा देने लगती हैं। ठीक है। इस प्रकार पशुओं को भोजन आहार के रूप में इसको दिया जाता है, इसकी खली को, कचरे को। कपास को लंबे समय तक नमी का संग्रह कर सके ऐसे लावा वाली, काली एवं खनिज सेंद्र वाली जमीन चाहिए। कपास उसी जमीन में होगा जिस जमीन में पानी संग्रह करने की शक्ति लंबे समय तक होगी, वह जमीन लावा की काली जमीन होगी। ऐसे जमीन में खनिज द्रव्य वाली होनी चाहिए और गर्म एवं नमी युक्त जलवायु होनी चाहिए। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 30 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए कपास की फसल के लिए। कपास के फसल का समय अंतराल 6 से 8 महीने का होता है, यानी 6 से 8 महीने में कपास तैयार होता है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है। बर्फ से कपास की फसल को जो ओला पड़ता है उससे नुकसान होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एवं ओडिशा आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के किसानों ने बीटी कपास के बीजों को अपना लिया है, यानी एक प्रकार का सीड्स का टाइप्स है। इससे बुआई का क्षेत्र, कुल उत्पादन, गुणवत्ता गुजरात राज्य के समग्र देशों में प्रथम स्थान पर। ठीक है। यानी भारत के अंदर जहाँ जहाँ कपास का उत्पादन होता है उन सब में गुजरात प्रथम स्थान पर आया हुआ है। गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर आदि जिलों में कपास का अधिक उत्पादन किया जाता है विद्यार्थी मित्रों। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है गन्ना। गन्ना तो जानते ही हो, शेरडी। गन्ना भारत की मुख्य फसल है। बुआई की दृष्टि से विश्व में गन्ने का सबसे अधिक बुआई भारत में होता है। उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का क्रम आता है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में गन्ने का ब्राजील में होता है, दूसरे नंबर पे भारत में होता है। और बुआई की दृष्टि में देखा जाए तो नंबर 1 भारत है। गन्ने में से चीनी, गुड़, खांडसरी, इथेनॉल बनता है। तो गन्ने से क्या क्या बनता है? चीनी, गुड़, खांडसरी, इथेनॉल। गन्ने की फसल के लिए लावा की नदियों के काप वाली उपजाऊ जमीन, यानी गन्ने की फसल के लिए लावा वाली जमीन, नदियों के काप वाली उपजाऊ जमीन, गर्म एवं नमी युक्त जलवायु, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक है। कम वर्षा वाले विस्तारों में सिंचाई
की सहायता से यह फसल ली जा सकती है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में गन्ना उगाए जाते हैं। ठीक है, गन्ने की बुआई में उत्तर प्रदेश अग्रसर है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम क्रम पर है, क्योंकि वहाँ पर मशीनें हैं। गुजरात में, दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र में अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पढ़ते हैं पटसन। ठीक है, पटसन अर्थात जिसको बोलते हैं जूट, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पटसन से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है, ये सब जो है ये सब पटसन से ही बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं पटसन के बारे में। पटसन के उत्पादन में भारत वर्तमान में प्रथम क्रम पर है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत पटसन के उत्पादन में पहले नंबर पर है। पटसन के रेशों को गोल्डन फाइबर कहते हैं। याद रखना, मोस्ट आईएमपी एग्जाम में पूछते हैं, पटसन के रेशों को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। पटसन से टाट बनता है, बोरा बनता है, कालीन बनती है, रस्सी बनती है, थैलियाँ बनते हैं, चप्पल बनते हैं, हस्तकला कारीगरी के नमूने आदि बनते हैं। पटसन उद्योग में भारत की बांग्लादेश के सस्ते एवं श्रम से स्पर्धा है। पटसन उद्योग में भारत की बांग्लादेश के सस्ते श्रम से स्पर्धा है। पटसन यानी हमारे भारत का, क्योंकि बांग्लादेश में पटसन ज़्यादा होता है, भारत में भी ज़्यादा होता है, बट बांग्लादेश में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। पटसन की फसल को नदियों के मुख्य त्रिकोण प्रदेश की, जहां हर वर्ष नया काप बिछता है, ऐसी उपजाऊ जमीन, गर्म युक्त जलवायु, 30 से 40 डिग्री तापमान, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है। नदियों के मुख्य त्रिकोण प्रदेश का मतलब है जहां पर हमेशा नदियों का पानी बहता रहता है, जहां पर नए नए काप का मिट्टी हर वर्ष दरमियान बनते रहते हैं, वहां पर इसकी खेती की जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल में गंगा के मुख्य त्रिकोण प्रदेश, आसाम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश में पटसन का अधिक उत्पादन किया जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं, जिसका नाम तंबाकू। तंबाकू जानते हैं, ये बहुत सारे लोग खाते हैं, बट खाना नहीं चाहिए, इससे कैंसर हो रहा है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तंबाकू खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ। तंबाकू की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की जमीन चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक है, फिर तंबाकू की फसल के लिए जलवायु की अपेक्षा जमीन अधिक निर्णायक परिबल होना चाहिए। चीन, ब्राजील, भारत, अमेरिका विश्व के तंबाकू उत्पादन एवं निर्यात करने वाले मुख्य 4 देश हैं। यानी चीन, ब्राजील, भारत और अमेरिका विश्व के तंबाकू उत्पादन का निर्यात करने वाले मुख्य 4 देश हैं। ठीक है, यानी ये 4 देश ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू को बेचते हैं दूसरे देशों को। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तंबाकू उत्पादित करते मुख्य राज्य हैं। गुजरात में खेड़ा, आणंद जिले में चरोतर के प्रदेश के अलावा आणंद, महसाणा, बड़ोदरा, पंचमहाल में इसकी अधिक बुआई होती है। भारत में कुल बीड़ी तंबाकू उत्पादन का 80% गुजरात में होता है, यानी बीड़ी तंबाकू का उत्पादन पूरे भारत का 80% तो सिर्फ कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तंबाकू का उपयोग गुटखा बनाने में, बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में, सुगंधी आदि बनाने में होता है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध रखने वाला सिक्किम प्रथम राज्य है, यानी भारत में एक राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। ये राज्य ऐसा है जहाँ ने तंबाकू और गुटखा पर प्रतिबंध रखा है, वहाँ पर नहीं बिक रहा है। अगर हर जगह ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट होता नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रबर। रबर के बारे में भी हम जानेंगे भाई। रबर लेटेक्स कुल के रबर के वृक्ष से झरने वाले दूध में से तैयार होता है। यानी लेटेक्स एक पेड़ है, उसके कुल के रबर के वृक्ष में से झरने वाले जो दूध होते हैं, क्षीर होते हैं, उससे रबर तैयार करते हैं। रबर के बागानों में से एकत्र किए गए दूध में एसिडिक एसिड मिलाकर धीमी आंच पर उसको गर्म कर कर रबर बनाते हैं। यानी जो भी दूध मिलता है उसमें एसिडिक एसिड मिलाएंगे, ठीक है, और धीमी आंच पर गर्म करेंगे तो रबर बनेगा, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब जैसे अनेक औषधिक उत्पादनों में होता है। गर्म एवं नमी युक्त जलवायु, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रबर की बागानी कृषि की जाती है। विश्व में रबर उत्पादन में मलेशिया प्रथम स्थान पर आता है। भारत का मुख्य उत्पादक देशों में समावेश होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम और त्रिपुरा में रबर का उत्पादन होता है। ये सब उसके मुख्य राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं औषधि एवं मसाले फसलें।
तो जीरा, सौंफ, इसबगुल उत्पादन में गुजरात विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी गुजरात के अंदर जीरा, सौंफ, इसबगुल की बहुत ज़्यादा उत्पादन होते हैं बड़े तादाद में। इसके उपरांत धनिया हुआ, मेथी, राई, शुआ, अजवाइन के उत्पादन एवं निर्यात में भी भारत आगे है। अर्थात भारत धनिया, मेथी, राई, शुआ, अजवाइन ये सबको बेचता है। विश्व के कुल मसाला उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 35% जितना है। भारत में काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग आदि की देश विदेश में खूब मांग रहती है। यूरोपीय देश में काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है, इसीलिए तो यूरोपियन आए थे हमारे देश में यही सब देख के। ठीक है। गुजरात में अश्वगंधा, तुलसी, करियाता, मीठी आवल, सफ़ेद मूसली, मधुनाशिनी, अशोक गरमर, लिंडी पीपर, गिलोय, कुआरपाठा आदि औषधि फसलें, सुगंधित फसलों में पुदीना, मेथाल, पामरोजा, लेमन ग्रास का समावेश किया जाता है। फिर फल, साग, सब्जी एवं फूलों की खेती। विश्व में भारत फलों के उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान रखता है। यानी फलों के उत्पादन में भी चीन पहले नंबर पर है। भारत में केला, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती, नारंगी आदि की खेती होती है। केला तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तो सेब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अंगूर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में अंगूर का उत्पादन की मांग अपेक्षा कम होने से इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। ठीक है। यानी भारत में जितना डिमांड अंगूर का है, जितना मांग देश के लोग अंगूर का कर रहे हैं, उतना अंगूर का उत्पादन हमारे देश में होता नहीं है। इसलिए भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से इसको खरीदता है। फूलों में गुलाब, जूही, मोगरा, गेंदा आदि की खेती होती है भारत में। इसके अलावा विविध साग सब्जी की भी खेती भारत में होती है। इस तरह भारत में विविध प्रकार की फसलें ली जाती हैं। कुछ जानने योग्य है, देखो। गुजरात में नगदी फसलों की कृषि बढ़ने से घास चारे की कमी रहती है। घास चारा की विविध फसलें जैसे कि धरप, गुजरात में धरप एक, अंजन, पूषा, येलो अंजन, मार्वेल, गुजरात मार्वेल घास, सड़ियार, गुजरात सड़ियार वन, फिर जिंजवा, धामड़, हेमेटा, उसके बाद कला टोरिया जैसे घास चारे की फसलें बोई जा सकती है। तो घास चारा ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, बस नॉर्मली नॉलेज दे रहा हूँ। सामान्य रूप से सभी घास चारा फसलों की कटाई अक्टूबर महीने में अर्थात बुआई 4 महीने बाद करनी चाहिए। कटाई कब करते हैं? अक्टूबर महीने में। और सॉरी, हाँ लिखा है ना, सभी घास चारों की फसलों की कटाई अक्टूबर महीने में अर्थात बुआई के 4 महीने बाद। ठीक है। चलो, यानी अक्टूबर से 4 महीने पहले बुआई करेंगे और अक्टूबर में काटेंगे। ये तो घास वाला था। चलो, अब ये नवा टॉपिक है और बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार के बारे में। यानी भारत के अंदर कृषि के क्षेत्र में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल और संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल सुधार कौन से हुए, जानते हैं, समझते हैं। पहले के समय में हंसिए, कुदाल, फावड़े, हल, बोला यानी बुआई यंत्र एवं बैलगाड़ी जैसे कम एवं सादे साधनों द्वारा कृषि का कार्य किया जाता था। अब इसमें आधुनिक उपकरण ने प्रवेश कर लिया है। यानी एक समय था पुरानी पद्धतियां जिसमें हंसिया, कुदाल, फावड़ा, हल ये सब का उपयोग करते थे। अभी नए नए मशीन आ गए हैं, ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, रोटावेटर ये सब हो गए हैं। तदुपरांत गेहूं की कटाई के लिए पहले थ्रेशर्स एवं उसके बाद हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग होने लगा। थ्रेशर और हार्वेस्टर से देखा जाए तो थ्रेशर से गेहूं दाया जाता है और हार्वेस्टर से काटा जाता है। इसके सिवाय रासायनिक खाद, उन्नत बीज, बीज, बायोटेक्निकल बीज, जंतुनाशक दवा, टपक बूंद सिंचाई पद्धति, ग्रीन हाउस आदि का भी उपयोग किया जाने लगा है। इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं तो पुराने की पद्धतियां कुछ पुरानी थी, अभी नई पद्धतियों में वर्तमान टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों, तो क्या चेंजेस हुआ जानते हैं। सबसे पहला सुधार है तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। भारत में कृषि क्षेत्र में अच्छे बीज, खाद, कृषि साधनों में आए परिवर्तन के कारण तकनीकी सुधार आया है। अर्थात कोई पूछे तकनीकी सुधार किसे कहते हैं तो भारत के कृषि में हुए विशाल परिवर्तन, बीज की सहायता से, खाद की सहायता से, कृषि साधनों की सहायता से, ऐसे परिवर्तन को तकनीकी सुधार कहते हैं। क्या परिवर्तन आया?
एक समय था सिंचाई के लिए कोस रहट का उपयोग होता था, अब समरसीबल का उपयोग हो रहा है, मोनोब्लॉक पंप का उपयोग हो रहा है, सोलर पंप, टपक सिंचाई पद्धति, फुहारा पद्धति का उपयोग हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी आया तो कुछ बदला। डीएपी, डायमोनिया फास्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया, रासायनिक खाद, जैविक खाद, प्रवाही जैविक खाद, बायोटेक बीज आदि का उपयोग हो रहा है फिलहाल में। किसान फसल सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवा, जैविक नियंत्रण का भी उपयोग होने लगा है। ठीक है, सरकार के द्वारा किसानों को रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, डीडी किसान चैनल के माध्यम से, मोबाइल और किसान एसएमएस, टोल फ्री 180018015551, किसान कॉल सेंटर, इन सब के माध्यम से, सरकारी किसान वेब पोर्टल, किसान तथा एग्री मार्केट जैसे मोबाइल के माध्यमों से किसानों को लगातार जानकारी मिल रही है। किसान नए नए तकनीक को सीख रहे हैं, किसानों को अलग अलग तरह से मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे किसान और सुचारू रूप से अधिक फसल उत्पादन कर सके। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधन एवं नई तकनीकी के प्रचार प्रसार करने के लिए ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी कृषि संशोधन के बारे में बताया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, जिससे किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि क्या करें क्या ना करें, फसल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है ऐसे सेंटर पर। ठीक है, गुजरात में कृषि मेला लगता है, इस मेला के द्वारा किसान को अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है, मार्गदर्शन दिया जाता है कि अर्थात आखिरकार व्यापार करे तो कैसे करे। ठीक है, ऐसा इस मेले में किसान अपने फसलों को लेके आते हैं और अच्छे भाव में बेच के पैसा कमा के जाते हैं, जिससे उनको कुछ नया सीख मिलता है, धंधा कैसे करते हैं। प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद, नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। वे कृषि के क्षेत्रों में नवीन संशोधन करती हैं और कृषि विशेषज्ञ तैयार करती हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग राज्यों में यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय है। गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद, नवसारी में है। यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के संशोधन होते हैं, पढ़ाई लोग करते हैं यहाँ भाई, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन जाते हैं यहाँ पे लोग पढ़ के। इसके उपरांत कृषि क्षेत्र में संशोधन करने वाली ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड DAR, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आदि संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं। ये है हमारा तकनीकी सुधार। अब हम जानेंगे संस्थागत सुधार में। देखो, भारत में जमीन का मालिकाना, कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों की बिक्री में हुए सुधार को संस्थागत सुधार कहते हैं। अर्थात एक समय था सब दूसरे की जमीन हड़प लेते थे, अब ऐसा नहीं है। राइट, एक समय था लोगों को कृषि ऋण देते थे और ज़्यादा ब्याज लेते थे, किसान ब्याज भरते भरते मर जाता था, वो समस्या अब नहीं है। एक ऐसा समय था कृषि अपना उत्पादन करते थे, लोग कम भाव में उसको जबरदस्ती खरीद लेते थे मार पीट के, अब ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है, तो बहुत कुछ सुधार हुआ। ऐसे सुधार को संस्थागत सुधार कहते हैं। चलो समझते हैं। सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, जिससे किसानों का शोषण रुका। जो जोते उसकी जमीन द्वारा एक कानून बनाया है। ठीक है, अर्थात जो जमीन जोत रहा है, जो जमीन में खेती कर रहा है लगातार कई वर्षों से, जमीन उसी की है। ठीक है, भू जोतों की मर्यादा कानून के द्वारा, राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों के द्वारा किसान को आर्थिक ऋण, कृषि ऋण दिया जा रहा है, भू जोतों की मर्यादा कानून के द्वारा। अर्थात जमीन बहुत है और खेती कम हो रही है, तो सब लोग खेती करें। अब किसान खेती कैसे करें, उसके पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से ले, जमींदार बहुत ज़्यादा टके भी देते हैं, तो उसके लिए सरकार ने उनको कम टके पर पैसा देने की व्यवस्था, आर्थिक मदद की व्यवस्था की है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दे रही है, जिससे किसान सुचारू रूप से खेती कर सके। ठीक है, सरकार बीज, खाद, जंतुनाशक दवाओं को खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है और साथ ही साथ आर्थिक मदद कर रही है। ठीक है, जिससे किसान अच्छा खेती करे और अपने साथ साथ देश का विकास करे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब देखा जाए तो किसानों को फसल बीमा योजना मिल रहा है, जिससे यह बीमा फसलों के लिए कवच के समान किसानों के लिए हो चुका है। इस बीमा के अंतर्गत अगर आप बीमा ले लिए हो और आपका फसल पूरा संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, तो पूरा आपको बीमा भी नहीं भरना रहेगा और प्लस आपको
नीति नियम के अनुसार पैसा भी मिलेगा। अकाल अतिवृष्टि के समय अगर फसल बर्बाद हो जा रहा है तो सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादन की बिक्री में कानूनन व्यवस्थाएं करके खुली नीलामी की प्रक्रिया को व्यापक बनाया गया है। मार्केट यार्ड होता है, उसमें किसान जाएगा अपने फसल को लेके, बोली लगेगी, ये पूरा फसल एक साथ बिक जाएगा, कोई भी प्रकार का शोषण नहीं होगा, कोई भी बिचौलिए वहां पर आएंगे नहीं। किसानों को कृषि उत्पादन प्रोत्साहन कीमती मिलती रहे, इसके लिए सहकारी मंडलियां, खरीद विक्रय संघ, सहकारी स्तर पर गोदाम, शीतगृह, परिवहन एवं दूर संचार की सुविधा भी दी गई। ठीक है, किसान जो कृषि का उत्पादन करते हैं उन्हें अच्छा खासा पोषणक्षम कीमत उसकी मिलती रहे, इस प्रकार सहकारी मंडलियां, खरीद विक्रय संघ, सहकारी स्तर पर गोदाम डाले गए हैं, शीतगृह, परिवहन, दूर संचार की सुविधाएं भी खोली गई हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसानों से कृषि उत्पादन सरकार द्वारा निश्चित पोषण क्षम सहायक भाव पर खरीदी करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं भी कार्यरत है। यानी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों से उनके अनाज को अच्छे भाव में खरीदती हैं, जिससे किसानों को अच्छा खासा उससे पैसा मिलता है। वो संस्थाएं कौन सी है उसका नाम बता रहा हूं मैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर गुजरात तिलहन उत्पादक संघ, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोसर्स फेडरेशन। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों से उनके कृषि उत्पादों को अच्छे भाव में खरीदती हैं, जिससे किसान भी खुश रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसका नाम है हरित क्रांति, जो काफी मोस्ट आईएमपी है। हमारे देश में 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यानी हमारे देश के अंदर हरियाली क्रांति कब आया? तो 1960 में आया। उसके पहले ऐसा था कि जब भारत में अनाज की तीव्र कमी थी, एक समय ऐसा था भारत में अनाज की काफ़ी तीव्र कमी थी, लेकिन हरियाली क्रांति आने के बाद ये तीव्र कमी दूर हो गई। आज हमारे देश के अंदर अनाज के कोठार पे कोठार पड़े हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक मुख्य कृषि प्रधान देश को अनाज की आयात करनी पड़ती थी। ऐसे परावलंबी परिस्थिति के सामने देश लड़ रहा था, लेकिन जब हरियाली क्रांति आया तो ये समस्याएं दूर हो गई। हमारा देश कृषि प्रधान है, जिसको अनाज दूसरे देश से खरीदना पड़ता था, हमें दूसरे के ऊपर परावलंबी होना पड़ता था, लेकिन हरियाली क्रांति के बाद हम सक्षम हो गए। आज हम आयात नहीं कर रहे हैं बल्कि निर्यात कर रहे हैं। हमारे पास अनाज के कोठार पड़े हुए हैं विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, बीजों की उन्नत किस्म, रासायनिक खाद का बढ़ा उपयोग, देश के किसानों का प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में हुए सुधार के कारण कृषि क्षेत्र के उत्पादन में असाधारण बढ़त को हरित क्रांति के रूप में पहचाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हरित क्रांति अर्थात क्या? अच्छी बीजें यूज हो रही हैं, रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ रहा है, देश के किसान का प्रचंड पुरुषार्थ देखा जा रहा है, बिजली की व्यापक व्यवस्था हो रही है, सिंचाई की सुविधा में सुधार हो रहा है, अच्छे खासे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। इन सब के सहायता से ही भारत के कृषि क्षेत्र में एक खतरनाक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यही वृद्धि एक क्रांति है, यही क्रांति हरियाली क्रांति है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकों में वृद्धि हो, किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक एवं जंतुनाशक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि उपज में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी मिली। यानी हरियाली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, जिसके लिए किसान अधिक से अधिक रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा का उपयोग करे, इसलिए उसको प्रेरित करना। और इस जो भी गोल था, जो भी सोचा गया, वो पूरा भी हुआ। हरियाली क्रांति के कारण कृषि उपज में वृद्धि हुई और जो लक्ष्य रखा गया उसके अनुसार हुई। हरित क्रांति से गेहूं एवं धान के फसल के उत्पादन में विक्रमजनक उत्पादन हुआ। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हरित क्रांति से हर फसलों का उत्पादन तो हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा किसका हुआ? गेहूं और धान, जिसमें गेहूं में पंजाब ने नाम कमा लिया नंबर 1, और धान यानी चावल में पश्चिम बंगाल। ठीक है, देश में पहले जहां खाद्य अन्न की कमी थी, आज वहां पर अनाज के पर्याप्त भंडार है, इसी हरियाली क्रांति के कारण विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, एक समय था जब अकाल भारत में कुछ समय के बाद
आपदा में बदल गया था। ठीक है, हरित क्रांति के बाद उसके प्रभाव नहीं दिखे हैं। अनाज के सुरक्षित भंडार के कारण अकाल या पानी की कमी की परिस्थिति का सरलता से सामना किया जा सका। विद्यार्थी मित्रों, एक समय था कि जब अकाल आता था तो वह अकाल भारत में आपदा के रूप में बदल जाता था। अकाल का मतलब है सूखा पड़ जाना, और सूखा पड़ते समय लोगों को अनाज ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि अनाज उतने हमारे देश में थे नहीं, तो लोग भूखे मर जाते थे। ठीक है, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अकाल आने के बाद भी हमारा भारत अकाल से सामना कर सकता है, क्योंकि हमारे भारत के पास पर्याप्त अनाज के भंडार है। और अनाज के भंडार किसके द्वारा बनाए गए हैं, किससे के द्वारा संभव हुए? तो हरियाली क्रांति, हरित क्रांति के द्वारा। अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमा चिन्ह के रूप में ऐतिहासिक सिद्धि है। ठीक है, आज नकदी फसलों की बुआई बढ़ने से दलहन एवं धान के फसलों की बुआई क्षेत्र का उत्पादन घटा है। एक ही फसल का पुनरावर्तन होने से जमीन का उपजाऊपन भी घटा है। यानी आज वर्तमान भारत में देखा जाए कि नकदी फसलों को बढ़ावा मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसल बोए जा रहे हैं, जिससे दलहन और धान की फसलों में कमी आई है, उसका उत्पादन घटा है। और एक ही फसल, नकदी फसल बार बार लेने से जमीन का उपजाऊपन भी घटा है। विश्व के देशों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग करके जो प्रगति की है, वहां तक पहुंचने में हमें दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना होगा। यानी विश्व के और देश जो भारत से कृषि क्षेत्र में काफी आगे हैं, अगर भारत को उनके पास पहुंचना है तो भारत में एक हरित क्रांति तो आ गई, दूसरी हरित क्रांति और लाने की बाकी है, जिससे हम भी विश्व के उन देशों में गिने जाएंगे जो देश कृषि में काफी अग्रसर है। विद्यार्थी मित्रों, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान। हमारे देश के अर्थतंत्र में कृषि का योगदान क्या है? कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र पर जो भार था वह अब कम हो गया है। इसके बावजूद भी अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। देखो, यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है। देश की कुल जनसंख्या का आधा जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। कृषि क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में 17% यानी हमारे देश के जीडीपी में 17% हिस्सा कृषि का है। भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन जो चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि है। इसके निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती। भारत इन सब चीजों का ज्यादा उत्पादन करता है और दूसरे देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। कृषि उपज के उत्पादन में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर, ये भी आपको तो पालन। सूती, कपड़ा, चीनी, कागज, तेल इत्यादि उद्योग, खाद्य सामग्री प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से ही उपलब्ध होता है। यानी सूती, कपड़ा, चीनी, कागज, तेल, ये सब के उद्योग, खाद्य सामग्री, ये सब के जितने भी उद्योग है वहां पर जो कुछ भी बनता है उसका कच्चा माल भी कृषि देता है। अर्थात उद्योगों में बनने वाली हर एक चीजों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है, परंतु अनियमित, अनिश्चित वर्षा एवं सिंचाई के क्षेत्र में अल्प सुविधा के कारण कृषि के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का प्रदर्शन सातत्यपूर्ण नहीं रहा है। फिर भी हमारे भारत में बहुत सारी कमियां हैं कृषि से संबंधित, क्योंकि हमारे भारत में वर्षा अनिश्चित है, अनियमित है, सिंचाई की सुविधा हर जगह नहीं है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी है तो खरीदने के लिए पैसे नहीं है किसानों के पास। ये सब भी चांस है। नवा टॉपिक है हमारा अनाज संरक्षण। आप खुद देख सकते हो अनाज संरक्षण का ये टॉपिक है। 2009-10 में 218.11, 2010-11 में 244.49, 11-12 में 259.29, 12-13 में 257.13, 13-14 में 264.04 और 14-15 में 252 टोटल 68। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो भारत के अंदर अनाज का उत्पादन लगातार प्रति वर्ष 10-10 साल में अगर कैलकुलेशन करें तो काफ़ी बढ़ रहा है। इधर भी चेक कर सकते हो कि गन्ना का देखो, गन्ना, ठीक है, 2014-15 की स्टोरी। ठीक है, 13-14 में धान, ये देखो, फिर गेहूं का उत्पादन देखो। यानी 2013-14 और 14-15 में एक साल में क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं। आज किसी भी देश के लिए
अन्न सुरक्षा आवश्यक है। हर देश में अन्न सुरक्षा चाहिए भाई, खाने के लिए अन्न तो चाहिए। यदि अनाज की मांग बढ़ती हो तो अन्न के बड़े पैमाने पर आयात करनी पड़ती हो तो उस देश की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। जो देश में अनाज की मांग बढ़ने पर उस देश को अनाज किसी दूसरे देश से खरीदना हो तो उस देश के अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हरित क्रांति के कारण हम अनाज उत्पादन में स्वावलंबी बने। हमारा देश हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में स्वावलंबी बना है, अर्थात हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं। अनाज उत्पादन वृद्धि के साथ देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी, परंतु आज 125 करोड़ से अधिक हो गई है। जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ी है और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का उपयोग किया गया है। इसके बावजूद भी हमारे देश में पिछले 5 वर्षों से अनाज का उत्पादन बढ़ा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, अनाज का उत्पादन भी बढ़ रहा है। 1950-51 में भारत में 51 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2013-14 में विक्रम स्तर पर 265.04 करोड़ टन हुआ। आज हमारे पास इतना अनाज है कि देश की न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी की जा सकती है। इस भंडार को बनाए रखना, इसमें लगातार वृद्धि करना भी आवश्यक है, जो भविष्य में आने वाली समस्या जैसे कि अकाल जैसी समस्या से जूझने में काम आएगी। अनाज का सुरक्षित भंडार खड़ा कर अकाल या अनाज के कम उत्पादन के समय अनाज की तंगी को रोका जा सकता है। अनाज के गोदामों में रहे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर अनाज का बिगाड़ होने से बचाया जा सकता है। यह अनाज हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त देकर के उनकी भूख मिटाई जा सकती है। अनाज का बिगाड़ रोकना समय की आवश्यक मांग है। अनाज के संग्रहण एवं प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ करना भी अत्यंत आवश्यक है। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा गरीबों को अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की एक अच्छी शुरुआत की। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, अनाज हमारे लिए अमृत के समान है। हमें अनाज का संरक्षण करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही अनाज का उपयोग करना चाहिए। हमें अनाज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े पार्टी वार्टी जो होते हैं उसमें अनाज का बहुत दुरुपयोग होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलो, अब लास्ट टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, हमारा लास्ट टॉपिक। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा भारत की कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण आया, तो वैश्वीकरण से भारत के कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का मतलब जानो। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से जुड़े, एक देश की दोस्ती दूसरे देश से हो, वही देश वैश्वीकरण है। एक देश के श्रमिक दूसरे देश में जाए, एक देश की मुद्रा दूसरे देश में जाए, एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाए, यही वैश्वीकरण है। जानते हैं कि भारत की कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा और समझते हैं। भारत का किसान अपनी कृषि उपज को वैश्विक बाजार में बेचकर फायदा प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण की नीति अमल में लाई गई। भारत का किसान अपनी कृषि उपज को वैश्विक बाजार में बेचता है और उससे फायदा प्राप्त कर रहा है और अपना एक वैश्वीकरण की नीति में एक अपना योगदान दे रहा है। वैश्वीकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए। कृषि के फसलों का आयात निर्यात की प्रक्रिया सरल हो गई। एक देश से दूसरे देश के बीच विनिमय सरल हो गया। गुजरात में से कपास, मिर्च, तिल चीन के बाजारों में, विश्व के विविध फल भारतीय बाजारों में मिल रहे हैं। यानी हमारे देश के गुजरात के कपास, मिर्च, तिल चीन के बाजारों में और दूसरे देश के विविध फल भारतीय बाजारों में हैं। वैश्वीकरण से भारत में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं और ऊंची कीमत पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी बीज आए हैं। ठीक है, इसी वजह से वैश्वीकरण की वजह से ही भारत में दूसरे देश की कंपनियां आई हैं, जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिला है। दूसरे देश के अच्छे खासे बीटी बीज आए हैं, जिससे हमारे देश के कृषि उत्पादन को वृद्धि हुई है। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण से भारत को बहुत सारे विदेशी लाभ हुए हैं। इससे कृषि खर्च बढ़ा भी है, परंतु कपास एवं मक्के के उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। आयात सरल हुआ है। हमारे घरेलू कृषि उत्पादनों को यहाँ स्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ उत्पादन को वैश्विक बाजार में मिलने से उनके पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। विश्व बाजार में हमारी गुणवत्ता युक्त कृषि उपजों को पेटेंट्स देश के नाम कराना आवश्यक है। भारत को कृषि
क्षेत्र में होने वाली स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नई नई तकनीक अपनाकर गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक उन्नति एवं सद्धरता बढ़ाने के लिए योजनापूर्वक कदम उठाने पड़ेंगे। बढ़ती जनसंख्या और भविष्य में बढ़ने वाली कृषि उपजों की मांग के साथ आर्थिक प्रगति की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए द्वितीय हरित क्रांति के लिए ठोस व्यूहरचना बनानी आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह से मैं ऐसा बता रहा हूं आपको कि भारत की कृषि पर वैश्वीकरण के बहुत प्रभाव पड़े हैं, उस प्रभाव से हमें लड़ना पड़ेगा। अर्थात वैश्वीकरण आने से हमारा देश दूसरे देशों का सामना कर रहा है, हमारे देश का सामना दूसरे देशों से पड़ रहा है। दूसरे देश के पास टेक्नोलॉजी अच्छे खासे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी अच्छा खासा करना पड़ेगा। दूसरे देश के पास बहुत पैसे हैं तो हमें भी कैसे भी करके पैसे अपने देश में लाने पड़ेंगे, अपने देश का विकास करना पड़ेगा। दूसरे देश जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वैसे हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे देश जिस तरह से अनाज के भंडार को बढ़ा रहे हैं हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। इन शॉर्ट दैट हम ये बोल रहे हैं कि हमें दूसरों देशों के साथ कंपटीशन में सचोट रूप से खड़े होना है, स्थिर रहना है, जिससे हमें भी आगे जाने का मौका मिले, हमारे देश को आगे जाने का मौका मिले। इसमें भारत देश के हर एक व्यक्तियों को साथ देना पड़ेगा, भारत देश के हर एक किसानों को साथ देना पड़ेगा। सब लोग मिलकर एक ऐसी व्यूहरचना बनाए, सब लोग मिलकर दूसरी हरियाली क्रांति लाए, सब लोग मिलकर कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करें। भारत के कृषि को फिर से वैसा बनाए जैसा बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो दिखाए करके कि हाँ आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कृषि को इतना आगे पहुंचाए, सबके साथ मिलकर एक विकास की चरम सीमा पर जाए, तो जिससे भारत के अंदर जो कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रभाव को हम पूरी तरह से हम सब मिलकर कृषि क्षेत्र को एक चरम सीमा पर पहुंचाकर देश का एक अच्छा विकास करके वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के प्रभाव का हम क्या करेंगे, एक साथ मिलकर सामना करेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हमारा भी देश विकसित देशों में गिना जाएगा। आज वर्तमान में हमारा देश विकासशील देशों में है, लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद हमारा देश भी विकसित देशों में गिना जाएगा। इस दिन का हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर था, काफी लेंदी चैप्टर था जो होता है पूरा, ठीक है, लेकिन लेंदी है तो क्या हुआ, किताब का मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया। अगर आप एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर्स देखते हो तो आपको टॉपिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छे से अच्छे नंबर आने के चांसेस भी रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।